क्लास 5 हिंदी चैप्टर 17 अनोखी हड्डी। तो अनोखी हड्डी से ये जो कहानी जो है अनोखी हड्डी एक शीर्षक है, ये कहानी का शीर्षक है। और इस कहानी का जो लेखक है भीष्म साहनी। तो अनोखी हड्डी हमें इस कहानी में क्या बताता है उसको हम लोग देखेंगे कि घमंड न करने की प्रेरणा देती है, लालच न करने की बात कहती है। क्या युद्ध जैसी विभीषिका से बचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखते हैं कहानी का सारांश जो किस प्रकार से है। उदयगिरी नामक एक महाराजा था जो स्वर्ण देश का रहने वाला था। तो वहाँ पहुँचते महाराज धीराज हो गए। देश देशांतरों में उनकी पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई परवाह नहीं था। अनेक बंदी राजा भीम का दुर्योधन अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को लौटती तो महाभारत की विपुल स्वर्ण राशि मतलब खजाना और बढ़ती। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। तो महाराज बहुत ही क्रूर था और उनके राजमहल राज दरबार में बहुत बड़ी स्वर्ण राशि एक खजाना की ढेर सारी थी। तो उसके राज्य में मंत्रीगण भी बहुत सारे थे। सोने की मोहरों से भरा हुआ था। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर अखेट खेल रहे थे। तो एक वर्षा ऋतु का समय था। तो महाराज अखेट मतलब शिकार खेलने के लिए अपने मंत्रियों के साथ गए थे और वह हिरण का पीछा करते हुए वह अपने रास्ता भटक जाता है। महाराज हिरण का एक पीछा कर रहा था तो वह रास्ता भटक जाता है। उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए। उत्तेजना मतलब यहाँ एक्साइटमेंट मतलब जोशीला। तो कभी किसी को बहुत अच्छा लगता है ना शिकारी खेलते वक्त। तो महाराज वैसे शिकारी खेलते खेलते वह अचानक रास्ता भूल जाता है और घोड़ा पर सवार होकर कहीं और जगह चले जाते हैं। तो महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे में सो जाता है, खड़े हो गया। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे मतलब खुशी ढलते सूर्य की लाल प्रकाश के सामने। जब वह अपने शिकार खेलते खेलते वह एक पेड़ के नीचे जा पहुंचता है, खड़े हो जाता है तो थक कर सो जाता है। फिर आंख खुलती है तो खुशी होता है। तो उसके लिए क्या नज़ारा दिखता है, एक मानव सौंदर्य प्राकृतिक का दृश्य नज़ारा आता है। पहाड़ की वादियों देवदार के वृक्षों से लदी हुई दाईं ओर उसके ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ है। तो एक सुंदर सा मनोरम दृश्य, ठंडी सुंदर हवा बह रही है और सुंदर प्राकृतिक हवा की झोंकी और नगर भी उसके सामने बसी हुई है और सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। तो उसका वह दृश्य उनको बहुत ही झुलस रहा था, लुभा रहा था। महाराज इस अपूर्ण दृश्य को एकटक देख रहे थे, उसको वह देखते रह गए। महाराज स्वयं बोले, मैं ना जानता कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। तो वह कहता है कि अपने ही राज्य का वह अंश है, मतलब कि वह एरिया है। वह जो ये सुंदर प्राकृतिक का दृश्य दिख रहा है, नगर दिख रहा है, सुंदर पहाड़ी नदी दिख रही है, तो वह मेरे ही हिस्सा है, मेरे ही राजमहल के दरबार के अंदर हिस्सा है, एरिया है बोल के वह सोचता है। ऐसा भी है, मैंने सोचा भी नहीं था मेरे राज्य में ऐसा वह सोचता है। तो मंत्री ने कहता है, महाराज यह आपका राज्य से बाहर है, मतलब आपके राजमहल से या बाहर की सीमा है या आपका नहीं है। तो वह महाराज बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, कैसे नहीं हो सकता कहा जाता है। तो वह मंत्रियों को उस पर अटैक करने को कहता है, उस पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो वह मंत्री बताता है कि इस नदी इस गांव में इस नगर में जो रहने वाले हैं नदी में मछली मार कर ही अपना जीविका चलाते हैं। यह एक छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। वह जो सुंदर नगर दिख रहा है उसमें वह अपना प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है और नदी नाले, तो वहाँ पे मछलियाँ पकड़कर लोग वहाँ पे निवास करते हैं। तो राजा क्रूर था, वह बहुत गुस्सा आ गया और उस गुस्से में वह अपने सेनापतियों को उस पर आक्रमण करने को कहता है। मंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूँगा, मतलब यहाँ पे आक्रमण करने
मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगी, तो वह मेरा ही राज्य का हिस्सा होगा। महाराज वहाँ से लौट पड़े। अभी 10 दिन भी ना बीत पाए कि वह शाम चल रहा से जिस पर चले पहले गाते हुए मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे, अब उन्हीं के खून से लाल होंगे। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों की छत विक्षत करने लगे, तो सभी मछुआरों को वहाँ पे मार डाला गया और नदियों में पानी का रंग लाल होता गया। जितने भी बेचारे गरीब मछुआरे थे उस पर उनकी जान चली गई। इन 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवार पर जा पहुंची, फिर भी मछुआरे ने हथियार नहीं डाले। रात के वक्त जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, वहाँ नगर पर मरघट की सी स्तब्धता छा जाती। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर न आता। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों का ठिकाने लगाते, तो हमेशा वहाँ लटैक होता था। राज दरबार में अपने जख्मों का सहलाते, फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा ना देखते, धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। प्रातःकाल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे। द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। तो वह जब महाराज महल में रहता है तो एक बूढ़ा आदमी उसके दरबार में आता है और मिलते हैं उससे। एक मंत्री ने कहा कि कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री कहते हैं यहाँ छद्मवेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया उसके पास कोई अस्त्र नहीं महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे कठिनाई से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश की स्वीकृति दी। फिर एक बूढ़ा आदमी आता है उससे मिलने, और महाराज उससे मिलता है और कहता है, बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज, समय तो मेरे पास बहुत ही थोड़ा है। महाराज के यश की कीर्ति जब जेब में तो वह जो बूढ़ा आदमी आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, एक बूढ़ा आदमी आता है उसके साथ में, और जब वह बातचीत करता है महाराज, तो वह बूढ़ा आदमी को बहुत गुस्सा दिखाता है और बूढ़े आदमी ने एक छोटी से अपने हाथ में जेब में हाथ डालता है और एक हड्डी निकाल कर कहता है। तो जब महाराज उससे पूछता है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो मैं आपसे यहाँ दान दक्षिणा लेने आया हूँ, मुझे सोने की कुछ मोहरे दे दीजिए। तो वह देने को आतुर नहीं होता है, आपको सोना मैं देकर क्या करूँ। तो वह कहता है, एक हड्डी निकाल के वह एक उसके सामने दिखाता है कि इस हड्डी के मात्रा के बराबर आप मुझे सोने की कुछ दान में दक्षिणा में दे दीजिए, मैं और आपके सामने कभी नहीं आऊँगा, ऐसा कहता है वह बूढ़ा आदमी। तो जब वह तौलने से पहले महाराज उसको कहता है, ये तो कुछ मात्रा के बराबर भी नहीं होगी, आपकी जो ये हड्डी है बेकार का, कहाँ से ले आए हो, ऐसा कुछ उसे गालियाँ बकता है। लेकिन जब उन्हें तौलने की बात कहता है, इसके जितने तौल होके उसके मात्रा के हिसाब से आपको सोना दे दीजिए, ऐसा कहता है। तो जब वह तराजू लेके आता है तो उनकी मात्रा, हड्डी की मात्रा कभी कम नहीं होती है और सोना बहुत ज़्यादा बुढ़े को बहुत ज़्यादा चला आता है। जितना मापता है उसका भार कभी भी कम नहीं होता हड्डी का। तो सोना ही बहुत ही चला जा रहा है। सोना का उसका जो मुद्राएं हैं सोने की, वह बहुत ही ज़्यादा बुढ़े को मुनाफा होते चला जा रहा है। तो वह चकित सा हो जाता है, अरे ये हड्डी क्या हड्डी है जो इसकी मात्रा कम नहीं हो रही, हजारों सोना के मोहरे मैं तराजू में डाल रहा हूँ फिर भी कम नहीं हो रहा है। क्या बात है इस हड्डी में, क्या अनोखी हड्डी, ये क्या हड्डी है, ऐसा बुढ़े को कहता है। तो
वो बुढ़ा अभी खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है सोने की मोहरे पाकर। तो यह एक अनोखी हड्डी है। यह तो अंत में बताता है कि यह एक कामना की हड्डी है। मतलब यहाँ पे जो बेचारे लोग जो नदी नाले, वहाँ पे जो सुंदर प्रकृति, नदी में मछुआरे थे, उनके जो जान गई थी, वहाँ के बेचारे वह दिल वाले थे, दयालु थे, और उनकी जान आपने ले ली। उसी की हड्डी यहाँ जो मैं लेकर आया हूँ, यह कहता है। इसलिए यहाँ पे कामना की हड्डी कही गई है। तो अब अंत में बुढ़ा को बहुत सारा सोना मिल जाता है और वहाँ से चला जाता है। और महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त रंजित पानी को। तब महाराज को पछतावा होता है और वह वहीं नदी के झील के सामने जाता है और उस रक्त के पानी को देखता है जहाँ मछुआरे की जान गई थी। दूसरे दिन प्रातः जब दुदुम्बी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं लौट रही है और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर धीरे धीरे लौटने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो कहानी था, उनकी सेनाएं अंत में लौट जाती है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रूपी धन है, उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। संतोष रूपी धन है मतलब एक अच्छा गुण वाला, खुशी गुण वाला, अच्छा व्यवहार वाले जो धन है, और किसी की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यही हमें इस कहानी की शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड, लालच भी नहीं करना चाहिए, और बिना किसी कसूर के हमें किसी को दंड भी नहीं देना चाहिए। तो यही अनोखी हड्डी हमें अच्छा काम, बुढ़े को बहुत सारा चीज़ मुनाफा में तौर पे मिल जाता है। तो ये एक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष रूपी धन है, तो यानी बुढ़े के जीवन में और उस मछुआरे के जीवन की बात होती है, उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसे आप लोग एक बार अच्छी तरह से रीड कीजिए कहानी को, और थोड़ा सा समझने की प्रैक्टिस कीजिए, और इधर वर्ड्स मीनिंग को एक बार रीड करके आप लोग इधर क्वेश्चन का आंसर्स ढूंढें। ओके, इस प्रश्नों के उत्तर बताओ, ये भी बुक्स में ही है, इसलिए पढ़ने के बाद ही आप लोगों को मिलेगा। तो इधर का नंबर नहीं कीजिएगा, खा गा घ अंगा, यहाँ पे आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और इधर जितना क्वेश्चंस है जैसे इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 2, दिए गए शब्दों के अर्थ पढ़ो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो इसका आप लोग अर्थ समझ गया, यहाँ पे दिया गया है, उससे आप छोटा सा सिंपल सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है।